हेलो दोस्तों, एक टेट गुरु लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिर लेके आया हूँ जीके जीएस की एक महत्वपूर्ण क्लास को, जिससे आप अपनी तैयारी की जांच कर सकते हैं और आप कहाँ तक पहुँचे ये देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? पाली, अरबी, संस्कृत, प्राकृत। अगर हम इसका क्रम देखें तो संस्कृत, प्राकृत, पाली, ये सबसे पहले अगर हम कोई भाषा बोलते थे वो बोलते थे संस्कृत। तो इसका सही आंसर होगा संस्कृत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? संस्कृत, पाली, हिंदी, तमिल। तो ऋग्वेद की यदि हम बात करें तो ये लगभग 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया है और इसकी जो भाषा है वो है संस्कृत, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है इसका। चलिए वो भी वैदिक संस्कृत में है, ये वैदिक संस्कृत। प्राचीन व्याकरण और प्राचीन संस्कृत और नव्य संस्कृत दोनों अलग हैं, तो हमारा ये वैदिक संस्कृत में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? 7500 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व। तो कृषि का आरंभ नवपाषाण युग में हुआ था, जिस काल की अवधि मानी जाती है 7500 वर्ष ईसा पूर्व से और 1710 ईसा पूर्व के आसपास। तो इसका कितना माना जाएगा? 7500 वर्ष लगभग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? इंडिस, भारत, भारत, एटलस। तो इंडिस का शब्द अगर हम माने तो ये लिखा है इंडिस शब्द से। इंडिया का शब्द, इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडिस शब्द से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष की गणना किसकी जन्म तिथि से की जाती है? कनिष्क, महात्मा बुद्ध, कनिंघम, ईसा। तो इसका सही आंसर है चौथा। वर्ष की गणना ईसा से, ईसा पूर्व, ईसा, ईसवी आदि की जाती है। तो किससे की जाती है? ईसा से। तो पांचवें का सही आंसर है चौथा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अतीत का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो अतीत का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? इतिहासकार कहलाता है, पुरातत्वविद कहलाया जाता है, वैज्ञानिक कहलाता है, ऐतिहासिक कहलाया जाता है। तो ये कहा जाता है इतिहासकार। अतीत का जो ज्ञान रखता है उसे कहते हैं हम इतिहासकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्गाकार या आयताकार मकानों के अवशेष किस नवपाषाण स्थल में पाए जाते हैं? हुल्लूर, मेहरगढ़, पेयमपल्ली, दाऊजली। अगर हम इसकी बात करें तो वर्गाकार आयताकार मकानों के अवशेष मेहरगढ़ नवपाषाण स्थल में पाए जाते हैं। तो मेहरगढ़ की जो ईसा पूर्व है वो मानते हैं 6500 से 5500 ईसा पूर्व मेहरगढ़ को। तो इसका सही आंसर है सेकंड, मेहरगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत कब से हुई थी? तो पशुओं को अगर हम देखे जाएं 12,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 8,000 साल पहले। तो कुत्तों को सबसे पहले पूर्वी एशिया में लगभग 15,000 वर्ष पूर्व पालतू बनाया गया था। बकरियां तथा भेड़ें लगभग 800 वर्ष पूर्व। तो पालतू पशुओं की बात हो रही है तो ये 8,000 वर्ष पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरापाषाण काल का समय कितने वर्ष पूर्व है? 20 लाख से 12,000 वर्ष, 20 लाख से 4700 वर्ष, 15 लाख से 12,000 वर्ष, 10 लाख से 12,000 वर्ष। तो इसका सही आंसर है, अगर हम इसकी बात करें तो 2 मिलियन वर्ष, यानी कि 20 लाख वर्ष से लगभग 12,000 वर्ष। 20 लाख से लगभग 12,000, 2 मिलियन का मतलब 20 लाख। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई? नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पुरापाषाण काल, यानी 99% जो घटना हुई थी पुरापाषाण काल में हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस अवधि के दौरान पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। पत्थर के औजार आकार में बड़े होते थे। इस अवधि के दौरान पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। नीचे दिए कोड में सही विकल्प चयन कीजिए। इस अवधि के दौरान पत्थर के औजार पाए जाते थे। तो ये किस युग की बात कर रहा है? मध्य पाषाण काल में। तो यहाँ पर पत्थर के औजार पाए जाते थे, ये सही है। पत्थर के औजार बड़े होते लेकिन यहाँ छोटे होने लगे थे, तो ये गलत हो जाएगा। इस अवधि के दौरान पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे, पुराने किस्म के औजार भी उपस्थित थे, तो ये भी गलत हो जाए। तो इसका पहला आंसर बिल्कुल सही है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड वाला। नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। औजार पॉलिश किए गए थे। ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। नीचे दिए गए कोड में सही विकल्प को चुनें। तो इसका अगर हम आंसर देखें, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों। तो आइए फिर पढ़ते हैं। नवपाषाण काल की बात कर रहा है। औजार पॉलिश किए जाते थे, हाँ पॉलिश किए जाते थे। ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही आंसर है।
तो इसके दोनों ही सही हैं, तो ये थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला, नवपाषाण युग के प्रास्थलों में किस प्रकार के बर्तन मिलते हैं? लोहे के, मिट्टी के, कांच के, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी नवपाषाण प्रास्थलों में किस प्रकार के बर्तन मिलते हैं? तो इसका सही आंसर है मिट्टी के। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन मिलते थे नवपाषाण युग में बहुत ज़्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुर्ज होम में किस प्रकार के निवास स्थान मिले हैं? पक्की ईंटों के, बांस के, जमीन के नीचे, इनमें से कोई नहीं। तो बुर्ज होम की बात हो रही है, यानी पक्की ईंटें या क्या, तो जमीन के नीचे के निवास स्थान मिले हैं। तो थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेहरगढ़ में कपास की खेती के प्रमाण कितने वर्ष पूर्व मिले हैं? तो अगर मेहरगढ़ की बात करें तो कितने वर्ष पूर्व मिले हैं? 7000 वर्ष पूर्व, 6000 वर्ष पूर्व, 5000 वर्ष पूर्व। तो इसका सही आंसर है 7000 वर्ष पूर्व। चलिए, पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखे गए शवों को क्या कहा जाता है? मां, ममी, शवगृह, ताबूत। तो पिरामिडों में जो दफनाए गए हैं यानी यूरोपीय क्षेत्रों में उन्हें ममी कहा जाता है, और ये लोग, मान्यता है इन लोगों की कि ये जीवित होंगे और दोबारा ये हम पर राज करेंगे। तो सेकंड वाला आंसर बिल्कुल सही है। हड़प्पा नगर की नगर योजना की अनूठी विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घर सामान्य रूप से एक मंजिली होते थे, इनमें से अनेक शहरों में ढकी हुई होती थी। नीचे दिए गए सही विकल्प चुनें। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आइए दोबारा फिर पढ़ते हैं। घर सामान्य रूप से एक मंजिली होते थे, इनमें से अनेक शहरों में ढकी हुई होती थी। तो इसका सही आंसर है केवल दो, यानी इनमें से एक शहरों में ढकी हुई नालियां थीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड वाला आंसर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तांबा ईरान, टिन ओमान, सोना कर्नाटक। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प चुनें। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल और तीन। तो आपको अपने आप को चेक करना है, इसका आंसर आप दीजिए। तो इसका सही आंसर सोना कर्नाटक में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोणार्क की खान यानी KGF। तो इसका सही आंसर हो गया थर्ड वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये चारों वेद हैं, इनके चारों के एक एक ऋषि होते हैं, उपवेद होते हैं। तो सबसे पुराना वेद वो होता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है? दोहे, प्रार्थना, सूक्त, छंद। तो वर्णित प्रार्थनाओं को सूक्त कहा गया है। कितने सूक्त हैं, कौन सा सूक्त क्या कहता है? तो ये सभी प्रथा चली हुई है, तो सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलुज और व्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन है? विश्वामित्र, द्रोणाचार्य, दधीचि, मातांग। तो इसका सही आंसर है विश्वामित्र। ये सतलुज और व्यास नदियों के से वार्तालाप करते हुए बताए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी? चरक दर्शन, चरक संहिता, चरकोक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है चरक संहिता। चरक ने कौन सी लिखी? चरक संहिता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरक ने मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियों का वर्णन किया है? 200 से 360, 500, 600। तो चरक ने वैसे तो 206 होती है, लेकिन इन्होंने 360 हड्डियों का वर्णन किया है। ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा के पास लोगों से कर एकत्रित करने की शक्ति थी। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। नीचे दिए गए कोड में सही विकल्प का चयन करें। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइए दोबारा देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजा के पास लोगों से कर एकत्रित करने की शक्ति थी। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। तो यहाँ पर महिलाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, महिलाओं की ज़्यादा बोलबाला था। तो ये दोनों ही गलत हैं।
तो उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरक संहिता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी रचना प्रसिद्ध चिकित्सक चरक ने की थी। वह बताते हैं कि मानव शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। नीचे दिए गए कोड में सही विकल्प चुनिए। तो चरक संहिता के बारे में बताया था, चरक ने लिखी है और उसमें 360 हड्डियों का वर्णन है, तो दोनों ही सही हैं। युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता था? सेनापति, महामंत्री, सारथी। तो अगर इसकी बात करें हम, तो युद्ध क्षेत्र में युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन था? सेनापति, महामंत्री, सारथी, पुरोहित। तो इसकी अगर बात करें, युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता था, तो जो साथ में हर टाइम हर समय चलता था वो होता था सारथी, यानी जो रथ को चलाता था वही साथ होता था। सेनापति अलग युद्ध करता था, राजा का सहचर होता था सारथी। महाजनपदों का उदय कब हुआ था? लगभग 2000 साल पहले, 700 से 600 ईसा पूर्व, लगभग 3500 साल पहले। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सेकंड वाला, 700 से 600 ईसा पूर्व महाजनपदों का उदय। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, दिल्ली, प्रयाग, राजगृह। तो मगध की अगर बात करें तो ये राजगृह इसकी राजधानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजात शत्रु कहाँ का शासक था? अवंती का, कौशल का, मगध का, वज्जी संघ का। तो ये था मगध का। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक, घनानंद। तो इसकी स्थापना की थी बिंबिसार ने, यानी पहला आंसर इसका बिल्कुल सही है। बाद के वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महिला और शूद्रों दोनों को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। नीचे दिए गए कूट को ध्यान से पढ़ें। तो आइए, महिला और शूद्रों दोनों को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। तो जो बाद में वैदिक काल है, बाद वाला, यानी 3 भागों में बांटा गया है, वैदिक काल, मध्य वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो प्रथम और सेकंड में महिलाओं को बोलबाला था, महिलाओं को सम्मान दिया जाता, महिला मुखिया होती थी। तो ये गलत, वो बिल्कुल सही आंसर है। यानी बाद वाले में ये कुछ लोगों ने ऐसे ही करते करते अपने ग्रंथों में त्रुटियां करते करते महिला और शूद्रों को दोनों को अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो ये पहला भी सही है। अगर मध्य और वैदिक काल देखा जाए तो इनमें महिला और शूद्रों नहीं, ये किसी केवल कर्म के आधार पर बांटे जाते थे, ना महिला के रूप में ना शूद्रों के रूप में कोई वर्णन नहीं था। वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। ये बिल्कुल सही है। जब वैदिक काल में जन्म के आधार पर नहीं थी, केवल कर्म के आधार पर थी। इन्होंने कुछ लोगों ने, जो लोग ठेकेदार बन गए थे धर्म के, उन लोगों ने ये स्थिति शुरू की थी। तो ये भी सही है। तो दोनों ही सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तीसरा वाला बिल्कुल सही आंसर। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महावीर, सिद्धार्थ, अशोक, अजातशत्रु। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? वो थे सिद्धार्थ। बाद में ये बुद्ध बन गए। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, पाटलिपुत्र, वो पावापुरी। तो महात्मा बुद्ध ने ये सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, उत्तर प्रदेश। संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाले महान विद्वान थे शंकराचार्य, पाणिनि, अश्वघोष, आर्यभट्ट। तो इसका सही आंसर है पाणिनि। पाणिनि ने ही अष्टाध्यायी लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ लिखी गई हैं? वल्लभी, उज्जैन, कौशाम्बी, वाराणसी। तो इसका सही आंसर है वल्लभी, पहला। वल्लभी में जैन धर्म की शिक्षाएं लिखी गई हैं। जैन धर्म का मुख्य महाव्रत कौन सा था? गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य। तो इसका मुख्य जो महाव्रत था, यानी कि वो था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन करो। पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर और व्यंजन की व्यवस्था की। नीचे दिए गए कोड में सही विकल्प चुने। तो दोनों ही बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख सुत्त पिटक में किया गया, ये बिल्कुल सही है। पुरुष और महिला दोनों के लिए अलग अलग शाखाएं थीं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका थर्ड आंसर बिल्कुल सही है, 1 और 2 दोनों। अशोक ने युद्ध नीति को किस युद्ध के बाद त्याग दिया? कलिंग युद्ध के बाद, चौसर युद्ध के बाद, दोनों, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर है पहला, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति त्याग दी थी, अब युद्ध नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चाणक्य। तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ था? तो अशोक के लिए लगभग 8 साल बाद युद्ध हुआ था। 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल। तो इसका चौथा आंसर बिल्कुल सही है। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में हैं? संस्कृत, मगध, प्राकृत, हिंदी। तो अशोक के जो अधिकांश शिलालेख हैं यानी मौर्य वंश जो है वो प्राकृतिक भाषा में ज़्यादा बोलबाला था, तो ये प्राकृतिक भाषा में है। कलिंग का आधुनिक नाम क्या है? पटना, ओडिशा, केरल, बिहार। तो कलिंग का आधुनिक नाम है ओडिशा। मौर्य काल के महत्वपूर्ण शहरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तक्षशिला उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार था, बिल्कुल सही है। उज्जैन उत्तर से दक्षिण भारत के मार्ग पर स्थित था, ये भी सही है। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प का चयन करें। केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 दोनों। तो ये तीसरा वाला आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? तो दक्षिण भारत में तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था? वेल्लार, उजवार, कैडसियार, अधिमई। तो ये बेल्लार कहा जाता था बड़े भूस्वामी को, यानी जो जिन पर ज़्यादा भूमि होती थी उन्हें वेल्लार। तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूर को क्या कहा जाता था? तो उड़वाल, वेल्लार ज़्यादा जमीन वाले को, कैडिसियार ग्राम भोजक। तो कैडिसियार तीसरा वाला आंसर बिल्कुल सही है। सबसे पुराने सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहत सिक्का, चांदी का सिक्का, ताम्र सिक्का, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सोने का सिक्का। तो ये कहा जाता आहत सिक्का। कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो कुषाणों की दूसरी राजधानी थी मथुरा। पटना, थानेसार, भोपाल, मथुरा। तो इसका चौथा आंसर बिल्कुल सही है। बलयकूप किसके लिए प्रयुक्त था? नाली, कूड़ेदान, घुसलखाना, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। बलयकूप सभी के लिए कहा जाता था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तमिल क्षेत्र में बड़े जमींदारों को कड़ी सियार के रूप में जाना जाता था। तमिल क्षेत्र में भूमिहीन, तो मैंने अभी बताया तमिल क्षेत्र में केडिया ने बेल्लार कहा जाता था बड़े जमींदारों को, तो ये गलत हो गया। तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों को बेल्लार के नाम से जाना था, तो केडी सियार कहा जाता था जो भूमिहीन होते थे, ये भी गलत है। तो दोनों ही गलत हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वलयदार कुआं प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये वलयदार कुएं शौचालय या कचरा या नाली जैसे दिखाई देते थे, बिल्कुल सही है। इस प्रकार का वलयदार कुआं सामान्य रूप से राजा के घर में पाया जाता था, ये सभी के घर में पाए जाते थे। नीचे, तो ये गलत हो गया सेकंड वाला। नीचे दिए गए कोड में सही विकल्प का चयन करें। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों उपयुक्त हैं, तो इसका पहला आंसर बिल्कुल सही है। अरिकेमडु कहाँ की तटीय बस्ती था? बंगाल, मुंबई, चेन्नई, पांडुचेरी। तो इसका सही आंसर है पांडुचेरी। पांड्यों की राजधानी था मदुरई, पाटलिपुत्र, पुहार, कावेरी। तो पांड्यों की राजधानी वो था मदुरई, यानी पहला आंसर पांड्यों की राजधानी। भारत आने वाला चीनी तीर्थयात्री था फायान, इत्सिंग, हैंसांग, उपयुक्त सभी। तो ये सभी थे चीनी यात्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप क्या था? बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप क्या था? महायान, भक्ति, वैष्णववाद, थेरवाद। तो इसका जो आरंभिक रूप था वो था थेरवाद। सबसे प्रसिद्ध कुषाण राजा कौन था? कनिष्क, हुवेश्क, शशांक, अश्वघोष। तो सबसे कुशल राजा था वो था कनिष्क। प्राचीन काल में रेशम मार्ग शब्द का अर्थ किससे है? समुद्री मार्ग जो उन देशों को जोड़ते थे जहां रेशमी वस्त्रों के व्यापारी अपने उत्पादक बेचते थे। उन सभी देशों को जोड़ने वाली सड़कें जहां शहतूत के पौधों की खेती की जाती थी। सड़क, समुद्र और वायु मार्ग जहां रेशमी उत्पादों का व्यापार होता था। चीन से अन्य देशों में रेशमी वस्त्र ले जाने वाले व्यापारियों का यात्री मार्ग था। ये चौथा वाला आंसर बिल्कुल सही है, यानी चौथा वाला आंसर बिल्कुल सही है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुहार पांड्यों का बंदरगाह था, मदुरई चोलों का बंदरगाह था। नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन करें। तो ये दोनों ही गलत हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चौथा वाला आंसर बिल्कुल सही है। कुषाण शासन कनिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने एक बौद्ध परिषद आयोजन किया था। अश्वघोष उनके दरबार में रहते थे। ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, यानी थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो मौर्य काल के बाद विकसित होने लगी थी। भक्ति की धारणा भगवत गीता में मौजूद थी। शुरुआत में उच्च जाति के लोग भक्ति मार्ग अनुसरण करते थे। तो ये गलत है। पहले वाला बिल्कुल सही है। तो केवल एक बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आज के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।